हेलो लर्नर्स, आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। वेलकम टू द यूट्यूब सेशन ऑफ ज्ञानश्री क्लासेस। तो आज के इस सेशन में हम यूनिट 7 डेटा इंटरप्रिटेशन स्टार्ट करने वाले हैं। क्लास नंबर फर्स्ट है ये डेटा इंटरप्रिटेशन का। और रिक्वेस्ट आ रहा था लर्नर्स का कि सर डीआई स्टार्ट करवाइए, और मैंने इसको लास्ट के लिए होल्ड किया हुआ था ताकि आपके एग्जामिनेशन के नज़दीक अगर डीआई कराया जाए तो वो ज़्यादा कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में बैठे रहते हैं, फिर बार बार आपको रिवीजन की आवश्यकता नहीं होती है। और डीआई हम लोग करेंगे तो सॉल्यूशन जो है वो ज़्यादा ध्यान देंगे कि सॉल्व करके और चीज़ों को करें, ना कि ज़्यादा इसमें कुछ कॉन्सेप्ट्स पढ़ने के लिए ज़्यादा कुछ नहीं है, और ना ही आपसे कॉन्सेप्ट से डायरेक्टली पढ़ के कुछ यहाँ पर क्वेश्चन आता है। आपको यहाँ पर 5 क्वेश्चन ही सॉल्व करने होते हैं, तो इसीलिए। लेकिन इस बार मैं कुछ नया कर रहा हूँ। इस बार जो है थोड़ा सा आपको एक्सप्लेनेशन दूंगा, इंट्रोडक्शन दूंगा कि डेटा इंटरप्रिटेशन आखिर है क्या और किस किस टाइप के इसमें क्वेश्चन आ सकते हैं और इसको करने की ज़रूरत क्यों होती है। तो ये चीज़ें हम समझेंगे और एक छोटा सा क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। स्टार्ट करते हैं आज के इस लेक्चर को। तो देखिए, डेटा इंटरप्रिटेशन जो है ना, ये क्या है? इसमें आप एनालाइज करते हैं और न्यूमेरिकल डेटा जो होता है, नंबर्स में कुछ डेटा दिया होगा, या तो कोई टेबल दिया होगा या तो कोई चार्ट दिया होगा, कुछ ना कुछ जो है नंबर्स में होगा, है ना। तो उसका कुछ सेंस बनाना होता है आपको, कुछ उससे रिलेटेड सवाल आपसे पूछे जाएंगे, उसके आपको जवाब देने होते हैं। कैलकुलेशन मेनली होता है। आप कह सकते हैं कि इसमें आपको कुछ डेटा दिया होगा और उसको इंटरप्रेट करना पड़ता है, आप, है ना। इससे कुछ मीनिंगफुल आप इंसाइट्स निकाल सकते हैं, उसका कुछ मीनिंग निकाल सकते हैं। फॉर एग्जांपल, एक डेटा दिया हुआ है कि एक कंपनी ए है और एक कंपनी बी है, और दोनों का सेल्स जो है, एक का 10 करोड़ रहा 2020 में और एक का 11 करोड़ रहा 2020 में। अगले साल एक कंपनी ए का सेल्स जो है वो 10 करोड़ से घट के 8 करोड़ आ गया, और कंपनी बी का जो सेल्स है वो 10 करोड़ से बढ़ के 12 करोड़ हो गया। तो फिर इनके बीच का डिफरेंस निकालिए, इनके बीच का रेशियो निकालिए, किसका सेल्स ज़्यादा है किसका सेल्स कम है, दोनों के रेशियो का जो वैल्यू आएगा वो क्या आएगा। फिर दोनों अगर उसमें कुछ आपसे एक्स्ट्रा कुछ दे दे, जैसे सेल्स के साथ साथ आपको मार्जिन पूछ दे, है ना, तो उसके रिलेटेड भी आपसे जो है ना स्टेटमेंट बेस्ड कुछ ना कुछ पूछेगा। तो वो सारी चीज़ें जो है ना डेटा इंटरप्रिटेशन में होती हैं, और ये सारी चीज़ें करके आप उस न्यूमेरिकल डेटा का कुछ मीनिंग बना सकते हैं। ओके, तो मेनली हम ये ध्यान देते हैं कि नंबर से आप मीनिंग मेकिंग कैसे करें और कैसे अपने कॉन्सेप्ट को समझते हुए उस क्वेश्चन को सॉल्व करें। यही इसका पूरा का पूरा लक्ष्य है। अलग अलग फील्ड्स में यूज़ आता है, जैसे बिजनेस में ऑफ कोर्स यूज़ आएगा ही। डेटा इंटरप्रेट करके आप जो है बिजनेस में अपने सेल्स को देख सकते हो कि कितना सेल्स रहा। इसके साथ साथ आप देख सकते हो कि कितना टर्नओवर, कितना प्रॉफिट, कितना लॉस, एबिटा क्या है, हर चीज़। फाइनेंस में, रिसर्च में भी यूज़ आता है डीआई, है ना। आप देख सकते हो कि कोई भी आप डेटा को फॉलो कर रहे हो कि ओवर द ईयर कैसे चीज़ें बढ़ रही हैं। पॉपुलेशन को ही फॉलो कर रहे हो कि एक सिटी का पॉपुलेशन 10 मिलियन है और अगले साल 11 मिलियन हुआ, तो इस हिसाब से फिर उसके ऊपर पूरा रिसर्च कर रहा हो, तो वो हो सकता है। फिर शिक्षा के भी क्षेत्र में इसका इस्तेमाल होता है। अब देखिए, जो डेटा इंटरप्रिटेशन का प्रोसेस है ना, इसमें आप डेटा को सबसे पहले तो ऑर्गेनाइज करेंगे। अगर डेटा काफ़ी जो है इधर उधर दिया हुआ है तो फिर समराइज करेंगे, आप कंक्लूजन्स ड्रॉ करेंगे जो भी डेटा प्रेजेंट किया गया है उसमें। और अलग अलग फॉर्मेट्स में डेटा हो सकता है, जैसे टेबल हो सकता है, चार्ट हो सकता है, ग्राफ हो सकता है। तो आपको भी देखने को मिलता ही होगा क्वेश्चन में अलग अलग टाइप के क्वेश्चन आते हैं। कोई डेटा टेबल वाला आता है, कोई चार्ट, कोई ग्राफ से रिलेटेड आ जाता है ना। तो ये जो है अलग अलग टाइप्स हैं डीआई के। अब हम समझेंगे कॉन्सेप्ट्स को, कौन कौन से कॉन्सेप्ट डीआई में इन्वॉल्व होते हैं। सबसे पहले डेस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स, यानी वर्णनात्मक सांख्यिकी। तो इसमें आपको मीन पूछ सकता है, कोई भी डेटा देके कि इस डेटा का मीन बताइए, माध्य जिसे कहते हैं हिंदी में। तो आप एवरेज वैल्यू जो है निकाल लोगे डेटा सेट का। फॉर एग्जांपल, अगर 5 डेटा दिया है जिसमें 1 + 3 + 5 + 7 + 8 ये डेटा है ना। और तो आपको क्या करना है, सबसे पहले तो इनको ऐड कर लोगे। हर साल का मान लीजिए कुछ डेटा दिया हो, उसको ऐड किया, और अपॉन नंबर ऑफ टर्म्स, 1 2 3 4 5 टर्म है तो नीचे में 5 लिख दीजिए। तो ये आप जो है निकाल लेंगे इसका एवरेज वैल्यू, है ना। वही अगर मीडियन के बारे में बात करें तो ये क्या होगा, द मिडिल वैल्यू व्हेन डेटा इज ऑर्डर्ड। अगर आप डेटा को एक ऑर्डर में लगाएंगे तो जो मिडिल वैल्यू आएगा, जो माध्यिका जिसे हम कहते हैं, तो वो होगा मीडियन। फिर मोड, तो जो सबसे ज़्यादा बार वैल्यू आएगी उसको हम मोड कहते हैं, मतलब सबसे अधिक बार आने वाला जो मान होता है, द मोस्ट फ्रीक्वेंट ऑकरिंग वैल्यू, तो उसको हम मोड कहेंगे। फिर रेंज, तो देखिए जो हाईएस्ट और लोएस्ट के बीच का जो डिफरेंस है वो रेंज होता है। फॉर एग्जांपल देखिए, इस डेटा में 1 जो है वो लोएस्ट है और 8 जो है वो हाईएस्ट है, तो 8 - 1 7 इसका रेंज है ना। स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है, तो ये जो है ना एक डेटा डिस्पर्सन का मेज़र है। आप जो है ना मीन से लेके उसको मेज़र करते हो, यानी माध्य से डेटा फैलाव का एक माप लेते हो और देखते हो कि किस तरफ जो है डेविएटेड है डेटा। अगला है डेटा विजुअलाइजेशन। तो देखिए, इसमें क्या अलग अलग टेबल्स हैं जिसके जरिए डेटा को प्रेजेंट किया जाता है। डेटा को देखते हो ना, टेबल में एक रो रहता है, एक कॉलम रहता है। टेबल का मतलब क्या हुआ, अब ये देखिए, अब ये इसमें ये रो हो गया
और ये इधर कॉलम हो गया, है ना। तो ये जो है आपको टेबल दे दिया। चार्ट में ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है, जैसे बार चार्ट, पाई चार्ट, लाइन ग्राफ, ये जो है अलग अलग डेटा ट्रेंड्स को दर्शाता है, अलग अलग डिस्ट्रीब्यूशन को दर्शाता है। वहीं हिस्टोग्राम होगा तो जहाँ पर फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को दिखाता है कि कंटिन्यूस डेटा का जो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है वो कैसा है, हिस्टोग्राम के जरिए आप देख सकते हैं। तो चार्ट, टेबल, हिस्टोग्राम कुछ भी आ सकता है आपके एग्जामिनेशन में, ये उसके ही रिलेटेड है। ये सारी चीज़ें एग्जाम में पूछी नहीं जाएंगी, मैं पहले ही बता रहा हूँ, ये एक इंट्रोडक्शन है बस। इसके बाद अगर हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे वही आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसको जानना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि कई लोग कहते हैं कि इंट्रोडक्शन डीआई का नहीं दिया आपने, तो वही इंट्रोडक्शन छोटा सा एक यहाँ पर मैंने सोचा कि आपको दे दूँ। अगला है कॉम्पैरेटिव एनालिसिस। तो इसमें आप डेटा को कंपेयर करके भी और चीज़ों को कैलकुलेट करते हैं। जैसे कई बार आप देखोगे कि क्वेश्चन में बोल देता है कि बताइए कि परसेंटेज इंक्रीज़ क्या होगा, है ना, फिर परसेंटेज डिक्रीज़ क्या होगा, जो भी डेटा दिया हुआ है। तो समय के साथ परसेंटेज इंक्रीज़ इन द वैल्यू ऑफ कंपनी ए, परसेंटेज डिक्रीज़ इन द वैल्यू ऑफ कंपनी बी फ्रॉम द ईयर 2002 एंड 2001, ऐसे करके दे देता है क्वेश्चन। तो उसको हम कहते हैं ग्रोथ रेट। इससे भी रिलेटेड बहुत क्वेश्चंस आपके यूजीसी नेट में पूछे जाते हैं, इसीलिए सारे ही पॉइंट्स मैंने नोट आउट किए कि आपको पता लगे कि क्वेश्चन जो है किस टाइप से पूछे जाते हैं। फिर रेशियो का भी क्वेश्चन आ जाता है। आप दो क्वांटिटीज़ को, दो मात्राओं को तुलना करते हैं और आप जो है ना प्रोपोर्शन या रिलेशनशिप फाइंड आउट करते हैं, तो इसको हम रेशियो कहते हैं। वही परसेंटेज के बारे में बात करें तो डेटा को फ्रैक्शन में जैसे दर्शाना, उसको हम परसेंटेज कहते हैं। तुलना को सरल बनाने के लिए डेटा को 100 के भिन्नों के रूप में व्यक्त करना, इसी को हम कहते हैं परसेंटेज, है ना। तो पूछ देगा कि बताइए कि कंपनी ए ने कंपनी बी का कितना परसेंट सेल किया, ये आपसे पूछ दिया। तो उसमें क्या हुआ, आप कंपनी ए का कंपनी बी के साथ कंपेरिजन करोगे। फिर वही अगर ओवरऑल डेटा से पूछ दिया तो उसमें आप ओवरऑल डेटा से कंपेरिजन करोगे, तो ये परसेंटेज होता है। अब अगले पे चलते हैं। अगला है ट्रेंड्स एंड पैटर्न्स। कई बार डीआई में आपको ट्रेंड एनालिसिस भी करना पड़ सकता है। आप पैटर्न देखोगे, कौन से तरफ जो है डेटा डायरेक्शन दे रहा है, डेटा का जो पैटर्न है वो कैसा है, डेटा का दिशा कैसा है, उसकी पहचान करना भी इसमें आता है। और सीजनल वेरिएशन, तो देखिए जो भी पीरियोडिक फ्लक्चुएशंस हैं डेटा में, जैसे मंथली या क्वार्टरली ट्रेंड्स हैं, तो ये सारी चीज़ें भी देखी जाती हैं और ये भी डीआई का जो है एक पार्ट होता है ना, ये भी एक तरीका है डीआई का। फिर कोरिलेशन और रिग्रेशन देखना। तो कोरिलेशन क्या मेजर करता है, दो जो वेरिएबल्स हैं, चर हैं, उनके बीच के संबंध की ताकत और दिशा को मापता है। जो स्ट्रेंथ और डायरेक्शन को मापता है कौन सा, कोरिलेशन, कि कितना उनके बीच में जो है ना सहसंबंध है, कोरिलेशन है। वहीं रिग्रेशन क्या करेगा, तो रिग्रेशन जो है ना रिलेशनशिप एग्जामिन करता है डिपेंडेंट वेरिएबल और एक या एक से अधिक इंडिपेंडेंट वेरिएबल के बीच में, ताकि आउटकम को प्रेडिक्ट किया जा सके, परिणामों की भविष्यवाणी किया जा सके। उसके लिए क्या करेगा, ये रिलेशनशिप वेरिएबल्स के बीच में, डिपेंडेंट वेरिएबल और एक या एक से अधिक इंडिपेंडेंट वेरिएबल के बीच में जो रिलेशनशिप है उसको फाइंड आउट करना, इसको हम रिग्रेशन एनालिसिस कहते हैं। ये सारे ही डीआई के पार्ट्स हैं। अब देखिए प्रोबेबिलिटी भी इसमें हम लगाते हैं, है ना। बेसिक प्रोबेबिलिटी, जैसे कि किसी इवेंट के होने का कितना ज़्यादा आप यहाँ पर संभावना जताते, ये होगा आपकी बेसिक प्रोबेबिलिटी। वहीं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी होगा कि जैसे एक इवेंट जो है दे दिया गया है ना, तो उसके अकरेंस का चांस दूसरे इवेंट से जो है वो कितना ज़्यादा कितना कम है। किसी घटना की संभावना पर विचार करना कि कोई अन्य घटना जो है घटित हुई हो, तो उसके कंपैरिजन में एक घटना के घटने की क्या चांसेस हैं, है ना। तो ये जो है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, इसमें कंडीशन लग जाता है। वही डेटा क्लीनिंग एंड वैलिडेशन में क्या होगा कि आइडेंटिफाई करना और एड्रेस करना अनयूजुअल डेटा पॉइंट्स को जो कि रिजल्ट को ख़राब कर रहे हों या फिर रिजल्ट को कुछ गड़बड़ कर रहे हों। मिसिंग डेटा भी दे सकता है। कई बार आप देखते हो ना, टेबल में दे देता है, ऐसा एक टेबल बना देगा और उसमें कई चीज़ें देगा और कई चीज़ें आपको यहाँ पर जैसे दे दिया 3 और यहाँ नहीं देगा, फिर यहाँ 5 दे देगा, 7 दे देगा, 8 और यहाँ नीचे नहीं देगा। और ये सारी चीज़ें ना इनके बेसिस पे आपको कैलकुलेट करना होता है और फिर क्वेश्चन में आगे बढ़ना होता है। ये थोड़ा और लेंदी हो जाता है और इसी वजह से कई बार जो स्टूडेंट्स हैं ना वो परेशान हो जाते हैं डीआई में, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन और टाइम टेकिंग जो है ये चीज़ें हो जाती हैं। एक और चीज़ बता दूं कि अब जो देखने को मिल रहा है उसमें जो डीआई है उसमें बहुत ज़्यादा टेबल ही पूछा जा रहा है। पहले क्या होता था कि पाई चार्ट्स वगैरह से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते थे, लेकिन अभी टेबल से रिलेटेड जो है ना बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जा रहा है। अगला है इन्फेरेंशियल स्टैटिस्टिक्स, अनुमानात्मक सांख्यिकी। इसमें क्या है, हाइपोथेसिस टेस्टिंग हो गया, है ना। आपको डिटरमाइन करना होगा कि क्या एविडेंस जो है, क्या सबूत जो है वो पर्याप्त है कि नहीं, कोई भी पर्टिकुलर हाइपोथेसिस जो भी डेटा बारे में बात कर रहा है उसके लिए। और कॉन्फिडेंस इंटरवल, जिसको कहते हैं हिंदी में आत्मविश्वास अंतराल, इसमें जो है एक रेंज जो होता है उसका अनुमान लगाना, एक सीमा का अनुमान लगाना जिसके भीतर जनसंख्या पैरामीटर गिरने की संभावना है। मतलब ये हमें पता चल सके
कि एक पॉपुलेशन जो है ना वो किस पैरामीटर के अंदर लाई करेगा, किस पैरामीटर के अंदर वो आएगा, इसको हम कहते हैं कॉन्फिडेंस इंटरवल। ये इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स के माध्यम से, अनुमानात्मक सांख्यिकी के माध्यम से ही कर सकते हैं, एक अनुमान लगा सकते हैं, हम इन्फ्रेंस कर सकते हैं। ओके, तो ये थे कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स जो कि आपसे जो है ना बार बार पूछे जाते हैं, और इसी टाइप के ज़्यादातर ही कॉन्सेप्ट्स आपको डीआई में देखने को मिलेंगे। अब हम एक क्वेश्चन छोटा सा देख लेते हैं। तो इस क्वेश्चन में सबसे पहले देखिए दो पाई चार्ट दिया हुआ है, ये आप देख सकते हैं, पहला ये है और दूसरा ये है। इसको हम कह रहे हैं फिगर 1 और इसको कह रहे हैं फिगर 2, है ना। ये है फिगर 2 और ये है फिगर 1। अब देखिए कह रहा है फिगर 1 जो है ये 1999 को दर्शा रहा है, यहाँ पर लिख देते हैं भाई 1999, और फिगर 2 दर्शा रहा है साल 2000 को। अब कह रहा है कि बताइए दो पाई चार्ट्स जो दिए हुए हैं ना वो परसेंटेज बता रहे हैं मार्केट शेयर का उनके वैल्यू के बेसिस पे, जो कंपनी ए से डी तक के बता रहे हैं, और एक अदर सेक्शन भी दिया हुआ है जो कि जो भी एक्स्ट्रा है कंपनी उसको अदर्स में डाला हुआ है। मार्केट साइज़ बता दिया कि भाई 150 करोड़ का मार्केट साइज 1999 में था, मतलब यहाँ पर 150 करोड़ के बारे में बात हो रहा है, और वहीं 375 करोड़ के बारे में बात हो रहा है यहाँ पर। तो ये हो गया। अब आगे पूछ रहा है विच कंपनी हैड द मिनिमम ग्रोथ इन सेल्स फ्रॉम 1999 टू 2000। क्वेश्चन दे दिया आपसे कि बताइए 1999 से 2000 तक किस कंपनी की बिक्री में न्यूनतम वृद्धि हुई है। अब आपके पास पाई चार्ट दिया हुआ है, इसमें से आपको बताना है कि मिनिमम ग्रोथ जो है ना सेल्स में 1999 से 2000 के बीच में किस कंपनी। तो देखिए ये ऊपर वाला 1999 है और नीचे वाला 2000 है, ये ईयर के बारे में बात हो रहा है। अब इसमें से आपको बताना है कि कौन से कंपनी का जो है ना वो ग्रोथ मिनिमम हुआ है। मिनिमम ग्रोथ के बारे में अगर हम बात करें तो सबसे पहले हमको क्या क्या निकालना होगा ये हम देखते हैं। तो इस क्वेश्चन में सबसे पहले यहाँ पर देखते हैं, देखिए कंपनी ए का शेयर 1999 में 40% है ना। आप देखिए बी का कितना है तो 20% है, ये 1999 के बारे में हम बात कर रहे हैं 1999 के। सी का यहाँ पर 20% है, डी का 15% है, एंड अदर्स जो है ना ये आपका 5% है ना। ये आपका ये हो गया 1999 का। वही अगर 2000 को हम देखें तो इसमें चेंज देखने को मिलता है, और ए आ जाता है 30% पे, बी आ जाता है 25% पे, सी आ जाता है 15% पे, डी आ जाता है 20% पे, और अदर्स आ जाता है 10% पे। अब हमें क्या करना है, 1999 के सेल्स को निकालना है। तो सबसे पहले देखिए 150 करोड़ 1999 में दिया था, आपको याद होगा, और 375 करोड़ 375 करोड़ दिया था आपका ईयर 2000 में। अब ये 150 करोड़ का आपको 40% निकालना होगा। तो 150 का 40% आप करोगे तो आपका कितना हो जाएगा, 15 4 जा 60, यानी कि 60 करोड़ रुपए। तो ये 60 करोड़ हो गया ए का। ये 1999 के बारे में बात कर रहा हूँ मैं। वही आप जो है कंपनी बी के लिए करोगे तो वही 20% निकालना होगा, और 20% हो जाएगा 15 2 जा 30 करोड़। वही इसका अगेन 20% फॉर सी, ये भी 30 करोड़ हो जाएगा। डी के लिए 15% हो जाएगा आपका कितना, 15 × 15 225, यानी 22.5 करोड़। और आपका जो है अदर्स के लिए 5% है, और 150 का 5% करोगे तो आपका हो जाएगा 15 5 जा 75, यानी हो जाएगा 7.5 करोड़। ये आपका 1999 का निकल गया। वही अगर मैं 2000 का सेल्स फिगर निकालूं तो 30% 375 करोड़ का आप निकालिए तो आ जाएगा आपका 375 × 3 1125 करिए, तो 1125 का 112.5 हो गया आपका। वही अगर 25% निकालोगे 375 करोड़ का तो ये आ जाएगा आपका 93.75। अगर आप 15% निकालोगे तो ये आ जाएगा 56.25। अगर डी का निकालोगे जो कि है 20% तो ये आ जाएगा 75 करोड़, 375 करोड़ का निकाल रहे हैं हम। और अगर अदर्स का निकालोगे 10% तो आपको पता है 375 का 10% हो जाएगा 37.5 करोड़। तो ये आपका टोटल आ गया ईयर 2000 और ईयर 1999 दोनों के लिए सेल्स फिगर। अब हमारा दूसरा स्टेप होगा स्टेप 2, यहाँ पर लिख देता हूँ आपके। स्टेप 2 होगा आपको कैलकुलेट करना है ग्रोथ रेट। और मैंने बात किया था ना, अभी हम लोग देखे थे तो हमने बात किया था कि डीआई में ग्रोथ रेट बहुत पूछता है, तो ये ग्रोथ रेट फिर आ गया देखिए यहाँ पे। और इसीलिए वो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हल्का इंपॉर्टेंट है आप के लिए कि आप लोग समझ जाइए कि किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो देखिए सेल्स जो 2000 में हुआ है, सन 2000 में, तो वो लिखिए सेल्स इन 2000 में जो हुआ, और माइनस करिए जो 1999 में सेल्स हुआ है उसको, और इसको डिवाइड कर देंगे जो भी 1999 में हुआ है। और ये मैं पिछले भी आपको एग्ज़ाम से पहले मैंने पढ़ाया था कि जब भी ग्रोथ रेट निकालना हो तो फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन इनिशियल, याद रखिएगा। ये जो फाइनल वैल्यू जिससे पूछेगा उसके फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल ईयर होगा तो ईयर कर दीजिएगा, फाइनल ईयर माइनस इनिशियल ईयर, अपॉन में वापस से इनिशियल ईयर आ जाएगा नीचे में, और इनटू में कर देते हैं 100, तो ये आपका आ जाएगा ग्रोथ रेट।
अब आप निकालते रहिए। कंपनी ए के लिए अगर आप निकालेंगे तो ये हो जाएगा 112.5 माइनस 60, इसमें 112.5 आया और इसका आया 60, तो इन दोनों को घटाइए, 112.5 माइनस 60 और अपॉन में वापस से क्या लिखेंगे 60 आ गया और इंटू में 100 कर दीजिए, है ना। तो ये आपका आ जाएगा, 0 से 0 हटाइए, तो ये आ जाएगा आपका 87.5 आ गया। सिमिलरली आप कंपनी बी के लिए कैलकुलेट करोगे तो 93.75 माइनस 30 अपॉन 30 इंटू 100, तो ये आ जाएगा आपका कंपनी बी के लिए 212.5, एक बार यहाँ पे लिख देता हूँ, 212.5 आ गया कंपनी बी के लिए। कंपनी सी के लिए आप कैलकुलेट करोगे तो ये होगा 56.25 माइनस 30, 56.25 में से 30 घटाओगे तो आ जाएगा आपका, अपॉन 30 करोगे तो ये भी वापस से आ जाएगा कितना, 87.5%। और कंपनी डी के लिए करोगे तो 75 माइनस 22.5, तो ये अपॉन 22.5 इंटू 100, तो ये आ जाएगा 233.33%। ये ग्रोथ रेट हम देख रहे हैं। और अदर्स का ग्रोथ रेट अगर देखोगे तो 37.5 माइनस 7.5 अपॉन 7.5 इंटू 100, तो ये 400% का ग्रोथ रेट है। तो ये जो है, अब इनमें देखना है कि सबसे कम ग्रोथ रेट किसका है। तो देखिए कंपनी सी का ग्रोथ रेट 87.5% है और कंपनी ए का भी ग्रोथ रेट 87.5% है। मतलब ए और सी दोनों का ही ग्रोथ रेट सबसे न्यूनतम है, सबसे कम है। तो उनकी वृद्धि जो सबसे कम हुई है वो कंपनी है, कंपनी ए एंड कंपनी सी। तो आई होप कि ये क्वेश्चन क्लियर हो गया हो। ग्रोथ रेट से रिलेटेड बहुत क्वेश्चन आता है और आपको अच्छे से कैलकुलेट करना आना चाहिए। ये वाला फॉर्मूला बिल्कुल याद रखिए, फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन इनिशियल इंटू 100, इससे आप ग्रोथ रेट आराम से निकाल सकते हैं। अब हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो कह रहा है, इफ़ ईच कंपनी इंक्रीजेज इज सेल्स वैल्यू बाई 10%, व्हाट इज द परसेंटेज ग्रोथ ऑफ द ओवरऑल डिटर्जेंट मार्केट फ्रॉम 1999 टू 2000। अब बताना है, यदि प्रत्येक कंपनी अपने बिक्री मूल्य में 10% की वृद्धि करती है तो 1999 से 2000 तक समग्र डिटर्जेंट बाजार की प्रतिशत वृद्धि क्या है। अब इसमें बताइए, पहला है 10%, दूसरा 20, तीसरा 30 और चौथा हो गया 8। तो देखिए, अगर इसमें सबके बारे में बात कर रहा है, किसी एक कंपनी के बारे में नहीं बात कर रहा है। ओरिजिनल मार्केट साइज कितना था, 150 करोड़ का 1999 में, और 375 करोड़ था ये सन 2000 में, ठीक है। अब एडजस्टेड मार्केट साइज के साथ 10% इंक्रीमेंट हो गया, तो 150 का अगर 10% बढ़ाओगे तो कितना हो जाएगा, 1.1 से मल्टीप्लाई करो, ये हो जाएगा 165, क्योंकि इसका 10% होता है 15 जोड़ दो 150 में। वहीं 375 का अगर 10% निकालोगे तो 37.5, इसमें ऐड करोगे तो ये आ जाएगा आपका 412.5। ये नया मार्केट शेयर है। नए मार्केट शेयर के हिसाब से 165 करोड़ और 412.5 करोड़, ये सन 2000 और सन 1999, ये 2000 का ये है और 1999 का ये है। अब परसेंटेज ग्रोथ अगर देखोगे ना तो आपको क्या देखने को मिलेगा कि जो भी ग्रोथ देखने को मिलेगा वो सेम ही रहेगा, क्योंकि देखिए जब यहाँ पे दिया हुआ है कि सभी कंपनियों का 10% से वृद्धि हो रहा है, तो आप डायरेक्टली देख सकते हो ना कि ये जो है 10% इंक्रीज इन सेल्स डायरेक्टली अफेक्टिंग मार्केट साइज, पूरे मार्केट साइज को अफेक्ट कर रहा है, क्योंकि हर कंपनी के लिए है। और यहाँ पे गिवन है कि ईच कंपनी सेल इंक्रीजेज बाई 10%, तो ओवरऑल मार्केट साइज भी तो 10% से बढ़ेगा ना। अगर हर कंपनी 10% से बढ़ेगी तो मार्केट साइज भी 10% से बढ़ेगा। तो इसीलिए जो परसेंटेज ग्रोथ ऑफ द डिटर्जेंट मार्केट फ्रॉम 1999 टू 2000, अगर हर कंपनी की सेल्स वैल्यू इंक्रीज हुई 10% तो वो होगी 10%। ए इज़ द करेक्ट आंसर, ठीक है। आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। कोई भी डाउट रहे तो आप डायरेक्टली कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं या फिर आप हमें अप्रोच कर सकते हैं इन आवर व्हाट्सएप ग्रुप, अगर आप हमारे पेड ग्रुप से जुड़े हुए हैं तो। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, इफ द टोटल सेल्स ऑफ द मार्केट फॉर बोथ 1999 एंड 2000 आर डबल्ड, what will be the ratio of sales of company D for the year 2000 to the company D's sales for the year 1999। यानी यदि 1999 और 2000 दोनों के लिए बाजार की कुल बिक्री दोगुनी हो जाती है, डबल हो जाती है, तो बताइए कि वर्ष 2000 के लिए कंपनी डी की बिक्री का वर्ष 2099 के लिए कंपनी डी की बिक्री का अनुपात क्या हो। तो देखिए अगेन, एक आपसे मैंने बोला था कि ग्रोथ रेट पूछ देगा, वो क्वेश्चन हमने देख लिया ऑलरेडी। अब दूसरा मैंने आपसे बोला था अनुपात, रेशियो पूछ सकता है, तो ये रेशियो वाला क्वेश्चन आ गया। तो आप देख सकते हैं कि इस टाइप का ये प्रीवियस ईयर आया हुआ क्वेश्चन है ना। तो ये आप देख सकते हैं कि इस टाइप के क्वेश्चंस जो है पूछे जाते हैं एग्जामिनेशन में, और अगर आप कुछ कॉन्सेप्ट्स अपने सही कर लेते हो तो बिल्कुल अच्छे तरीके से डीआई सॉल्व कर सकते हो। हाँ, आपको थोड़ा तेज़ी दिखाना होगा और अपने ओवरऑल जो क्वेश्चन सॉल्व करते हो सारे ही पेपर में, उसमें से कुछ समय बचा के और डीआई के लिए रखना होगा, इतना याद रखिएगा तभी। लेकिन यहाँ पर 100% स्कोरिंग जो है ये डीआई 5 क्वेश्चन आपके हो जाते हैं। तो देखिए इसको हम सॉल्व करके एक बार देख लेते हैं। तो कंपनी डी का जो सेल्स है 1999 में, तो हम बात कर रहे हैं डी के बारे में, तो 15% दिखा रहा है आपके 1999 में। देखिए यहाँ पर ये 15% और यही 20% सन 2000 में। मैंने पहले ही बताया था ये 1999 का है और ये 2000 का है ना। तो इसमें 15 और 20%, 15% के हिसाब से निकालें
तो देखिए 15% 150 करोड़ का कितना होगा, 15% ऑफ 150 करोड़, तो ये हो जाएगा आपका 22.5 करोड़। ओके, और देखिए कंपनी डी का जो सेल्स है 2000 में वो कितना है, 20% ऑफ 370, और 20% कितना होगा 375 करोड़ का, ये हो जाएगा 75 करोड़। तो ये आपका आ गया, एक तो 22.5 करोड़, एक 75 करोड़, और डबल अगर मार्केट साइज कर दें तो यानी कि ये 150 करोड़ से बढ़ के कितना हो जाएगा, 300 करोड़ हो जाएगा ये वाला फिगर, और ये जो है 375 करोड़ से बढ़ के 750 करोड़ हो जाएगा ये ईयर 2000 वाला। तो ये 750 करोड़ हो गया ईयर 2000 का, और ये 1999 हो गया 300 करोड़। अब देखिए डबल मार्केट साइज के हिसाब से अगर कैलकुलेट करें हम नई सेल्स फिगर जो कंपनी डी के लिए होगी, जब मार्केट साइज जो है वो डबल हो जाएगी, तो 15% 300 करोड़ का निकालिए, 15×45 यानी 45 करोड़ जो है यहाँ पर आ गए कंपनी डी का 1999 के लिए। और वहीं अगर आप यहाँ 20% निकालें 75 करोड़ का, तो 750 इंटू 20 करोगे आप, देखिए 2 करिए 150 करोड़ आ जाएगा, 1500 आता है तो एक जीरो हटाइए 150 करोड़, ये 20% क्योंकि यहाँ पे दिया हुआ है ईयर 2000 में, तो और ये डबल का हम लोग निकाल रहे हैं, तो ये 150 करोड़ आ जाएगा और ये आ जाएगा 45 करोड़। ये हमारे पास आ गया नया कंपनी डी का मार्केट साइज डबल होने के बाद का फिगर। अब हमें क्या निकालना है, रेशियो निकालना है। अब नए सेल्स फिगर के हिसाब से अगर हम रेशियो निकालें तो देखिए जो सेल्स ऑफ कंपनी डी है 2000 में डबल होने के बाद, और डिवाइड कर देंगे अगर हम सेल्स ऑफ कंपनी डी 1999 से, तो हमें रेशियो निकल जाएगा। तो देखिए सबसे पहले तो सेल्स ऑफ कंपनी डी डबल होने के बाद तो ये आ जाएगा 2000 में 150 करोड़, और अपॉन में आपके 1999 में कितना है 45 करोड़। अब इसको जो है आप सिंपली डिवाइड करिए, तो ये हो जाएगा आपका कितना, 3 से कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 3 1 जा 3 और 3 5 जा 15, 15 आ गया, और ये आ जाएगा 3 5 जा 15, 50 आ गया। फिर अगेन 5 से 5 3 जा 15 एंड 5 10 जा 50, 10/3 यानी ये आ गया। मैं आपको बताया था कि जब भी 10/3 ऐसा कुछ आएगा तो रेशियो में कन्वर्ट हो जाता है, ये 10:3 हो गया। इसको अगर आप और करते तो आपका आ जाता 3.33:1, लेकिन इतना नहीं करना है, 10.3 पे ही आपका आंसर आ गया, आंसर डी है ना। तो यही करना है, डबल करके और सिंपली उसको डिवाइड करने से आपका रेशियो निकल जा रहा है। तो ये आपके क्वेश्चंस थे जो कि मैंने रखे थे, 3 क्वेश्चन ही थे आज, और एक इंट्रोडक्शन सेशन हमारा बहुत अच्छा हो गया। इससे आपको समझने को मिलेगा कि हाँ डेटा इंटरप्रिटेशन में क्या क्या क्वेश्चंस आ सकते हैं और किस टाइप का ये ओवरऑल जो है हमारा क्लास रहने वाला है। तो आई होप कि आज के इस क्लास में आपको सब कुछ समझ में आया। अगले क्लास से हम बहुत अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करेंगे डीआई का, और बने रहिए, जुड़े रहिए ग्रांसली क्लासेस से। आपके एग्जामिनेशन तक हम आपका साथ देंगे और अच्छे तरीके से आपकी प्रिपरेशन करा के बिल्कुल आपके जेआरएफ को लाने में आपकी पूरी मदद करेंगे। आप अपनी मदद जरूर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करिए और पूरे वीडियोज़ को अच्छे से देखिए, स्किप मत किया करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।